ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले आती है सेल की डेफिनेशन। व्हाट इज सेल? तो सेल होती क्या है? इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे छोटी, जिसको बेसिक बोल सकते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कि ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है। इट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो सेल के बेसिस पे जो ऑर्गेनिजम्स है उनको बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स है उनको बोलेंगे हम ए सेलुलर, सेकेंड है उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर, एंड नंबर 3 आर मल्टी सेलुलर, ठीक है। ए सेलुलर का मतलब द ऑर्गेनिजम्स विच आर नॉट हैविंग एनी सेल, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं, दैट आर वायरसेस। यूनिसेलुलर का मतलब है जिन ऑर्गेनिजम्स की ओनली एंड ओनली सिंगल सेल होती है, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिसमें एक सिंगल सेल होगी जो कि सारे के सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस को परफॉर्म करेगी। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होता है, मतलब कि हर एक सेल का अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। क्लियर? अब हम आते हैं स्टडी ऑफ सेल। तो स्टडी ऑफ सेल को बोला जाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब होता है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर ओनली। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना आप। That deals with the study of cell structure only, and the father of cytology is Robert Hooke, ठीक है। लेकिन एक और टर्म आती है सेल बायोलॉजी। ये सेल बायोलॉजी जो है इट इज डिफरेंट फ्रॉम साइटोलॉजी। तो इसके अंदर जो सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है कि क्या सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, कैसे सेल परफॉर्म करती है, ठीक है। तो क्या सेल, कैसे सेल एक सेल्स है वो रिप्रोड्यूस करती है, अपनी कॉपीज बनाती है, तो ये सारे जो फंक्शंस होते हैं वो सब आते हैं सेल बायोलॉजी के अंदर। तो सेल बायोलॉजी क्या हुई? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इट्स डिवीजन या रिप्रोडक्शन, कुछ भी बोल सकते हैं, ऑफ सेल्स, ठीक है। इसका जो फादर था वो जॉर्ज पेलाडे था। सेल बायोलॉजी का जो फादर था वो जॉर्ज पेलाडे, ठीक है। और मॉडर्न सेल बायोलॉजी है उसका जो फादर था वो था चार्ल्स डार्विन। मॉडर्न सेल बायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल, कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। डिस्कवरी ऑफ सेल, देखो सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया गया था कॉर्क स्लाइस में, जैसे हम छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़े हैं। कॉर्क स्लाइस के अंदर कब किया गया था? 1665 में। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर कॉर्क स्लाइस के अंदर, और जो कॉर्क लिया था, द कॉर्क वाज ऑब्टेन फ्रॉम ए प्लांट, उस प्लांट का नाम था क्वेरकस, QUERCUS, ठीक है। इस प्लांट से कॉर्क को ऑब्टेन किया था। उसके बाद इसने क्या देखा? उसने ऑब्जर्व किया कि देयर वाज सेल वॉल, ठीक है। उसने देखा कि सेल वॉल है, उन सेल वॉल के ऊपर सुबेरिन का डिपोजिशन था। सुबेरिन एक केमिकल सब्सटेंस होता है, जैसे कि सेल वॉल किसी में के अंदर सेलुलोज की बनी होती, किसी में हेमी सेलुलोज की। तो यहाँ पे उसने देखा कि सुबेरिन का डिपोजिशन था। और उसके बाद उसने दूसरी चीज क्या देखी? देयर वाज हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। उसने देखा कि हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसने इनको नाम दिया सेल। He named them cell. हनीकॉम्ब कैसा होता है? कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है। उसने इस टाइप के स्ट्रक्चर देखे, ठीक है। तो सेल वॉल पे डिपोजिशन था सुबेरिन का, क्योंकि जो कॉर्क होता है वो डेड पार्ट से बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सुबेरिन का डिपोजिशन था और बीच के अंदर खाली स्पेस था। तो खाली स्पेस को जो लैटिन लैंग्वेज होती है उसके अंदर कहा जाता है सेलुला, ठीक है। होलो रूम कहा जाता है, होलो रूम। जो खाली स्पेस है होलो रूम या सेलुला कहा जाता है। तो यहाँ से सेलुला से ये वर्ड आया सेल, ठीक है। उसने अपनी डिस्कवरी को अपनी बुक के अंदर लिखा। उसकी बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया,
ठीक, माइक्रोग्राफिया के पेज नंबर 18 पे उसने डायग्राम भी बनाया हुआ है। मतलब जो भी देखता था वो अपने माइक्रोस्कोप से, अपने हैंडमेड माइक्रोस्कोप से जो भी देखता था वो सब अपनी बुक के अंदर लिखता था। तो उसने अपनी बुक के पेज नंबर 18 पे ये डिस्कवरी लिखी हुई है। ठीक है, लेकिन उसने सेल के ट्रू बायोलॉजिकल फंक्शंस को नहीं बताया। बट रॉबर्ट हुक ने सेल्स के ट्रू बायोलॉजिकल फंक्शंस को नहीं बताया। उसके बाद आया एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। वेट करना एक सेकेंड। ठीक है, उसके बाद 1664 में, ठीक है, 1664 में एंटोनी वॉन लीeuwenhoek 1664 में एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने डिस्कवर किया लिविंग सेल को। ही डिस्कवर्ड लिविंग सेल। वो क्या करता था, जैसे कि अपने माइक्रोस्कोप से, हैंडमेड माइक्रोस्कोप से बहुत सारी चीजें देखता था। तो उसने पॉन्ड वाटर लिया, उसके अंदर उसने माइक्रोस्कोप में देखा कि कुछ उसको चलता हुआ इस तरीके के स्ट्रक्चर चलते हुए दिखाई दिए। तो उसने वहां से लिविंग सेल की डिस्कवरी की। तो जितनी भी लिविंग सेल है, देखो एक बार उसने लिविंग सेल की डिस्कवरी की, उसके बाद तो उसने स्पर्म, एग और वो जितने भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, मतलब बहुत सारे लिविंग सेल को देखा उसने। मतलब जितनी भी लिविंग सेल की डिस्कवरी का क्रेडिट है सारा का सारा एंटोनी वॉन लीeuwenhoek के नाम है। ठीक है, उसके बाद आया रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। ठीक है, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस इन दी ऑर्चिड रूट्स के अंदर उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। उसके बाद जेई परकिंजे 1839 में। जेई परकिंजे का फुल नेम था जोहान्स इवांजेलिस्टा। ठीक है, इवांजेलिस्टा परकिंजे 1839 के अंदर इसने डिस्कवर किया प्रोटोप्लाज्म को। प्रोटोप्लाज्म पता है क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग मैटर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। एक सेल के अंदर जितना भी लिविंग मैटर होता है, मतलब कि जो प्रोटोप्लाज्म है इट इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों के कॉम्बिनेशन से मतलब जो पूरा होता है वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। जैसे ये सेल है तो इसके अंदर जो कंप्लीट फील्ड होगा वो प्रोटोप्लाज्म होगा। फिर न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हुई, न्यूक्लियस ने अपना फ्लूइड ले लिया जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, और बाकी जो बच गया वो साइटोप्लाज्म बच गया। ठीक है, तो उसने देखा कि जेली लाइक, जेई परकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म को देखा, उसने कहा दिस इज द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सेल, और उसने इसको नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट वी कम टू सेल थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी है 1838 के अंदर, 1838 में जैकोब मैथियस स्लेडिन। ठीक है, जैकोब मैथियस स्लेडिन, इसने कहा, ये जर्मन बोटानिस्ट था भाई, नाम याद कर लेना इसका, जर्मन बोटानिस्ट। ठीक है, ये भी कई बार पूछ लिया था, जर्मन बोटानिस्ट था। इसने ऑब्जर्व किया कि जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। सारे के सारे जो प्लांट्स होते हैं दीज आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, उसके बाद 1839 के अंदर, 1839 के अंदर दूसरा साइंटिस्ट आया जिसका नाम था थियोडोर स्वान। थियोडोर स्वान था, ही वॉज ए ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ठीक है, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था। इसने रिपोर्ट किया कि जितने भी एनिमल्स होते हैं दे आर ऑल कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, इसने कहा कि जो प्लांट्स है वो डिफरेंट टाइप की सेल से मिलके बने हैं, स्लेडन ने ये कहा, और स्वान ने ये कहा कि जो एनिमल्स है वो डिफरेंट टाइप की सेल से मिलके बने हैं। ठीक है, उसके बाद लेकिन ये दोनों ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो सेल है वो आई कहाँ से। ठीक है, जो सेल बनी है, जिन सेल से जो ऑर्गेनिज्म ये बने हैं, ये सेल आई कहाँ से। तो उसके बाद 1855 में, 1855 में एक और आया रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो, इसने कहा, एक टर्म दी जिसको कहा जाता है ओमनिस सेलुला ई सेलुलर।
ठीक है, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। तो इसने कहा कि जो सेल है दे अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब कि अगर पहले कोई सेल प्रेजेंट है तो उसी से ही नई सेल अराइज होती है, जो सेल्स है वो अपने पहले वाली सेल से ही अराइज होती हैं। ठीक है, इन तीनों की जितने भी पोस्टुलेट्स थे, जितने भी पॉइंट्स थे, उन तीनों को मिला के बनाया गया मॉडर्न सेल थ्योरी को। समझ में आया? द मॉडर्न सेल थ्योरी वाज मेड बाय द पोस्टुलेट्स ऑफ ऑल थ्री साइंटिस्ट। तो सबसे पहला जो मॉडर्न सेल थ्योरी है उसके अंदर पॉइंट क्या होगा? द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है, दूसरा देखो, सेल फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये हुआ कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दीज आर ऑल मेड अप ऑफ सेल्स, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो छोटे ऑर्गेनिजम्स हो। नंबर 3 क्या हुआ कि सारे के सारे जो सेल्स होती हैं, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। थर्ड पॉइंट ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ये हुआ कि जो सेल है, सारे के सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस जो होते हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में आपको फिर से बता रही हूँ कि जो हमारे शरीर के अंदर एक्टिविटीज होते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस होती है, वो सब किसके अंदर होंगी? सेल्स के अंदर होती हैं। ठीक है, सारी की सारी फंक्शन, सारी की सारी एक्टिविटीज सेल के अंदर होती हैं। ओके, नाउ वी कम टू सेल साइज। डिफरेंट सेल्स का डिफरेंट साइज होता है, मतलब कि सेल्स वेरी इन साइज, डिफरेंट साइज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं स्मॉलेस्ट सेल पे। सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होती है, देखो स्मॉलेस्ट सेल है, उसका नाम है PPLO। PPLO का मतलब है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये हो गए स्मॉलेस्ट सेल। इनका जो साइज है वो इट इज स्मॉलर देन बैक्टीरिया। इनका दूसरा नाम है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, किंगडम मोनेरा के अंदर ही आते हैं ये, लेकिन इनका साइज बहुत छोटा होता है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। इनका साइज इतना छोटा होता है कि ये छोटे से छोटे फिल्टर पेपर में से भी निकल जाते हैं, छोटे से छोटे फिल्टर में से भी। 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर इनका साइज होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लार्जेस्ट सेल पे। ये सबसे स्मॉलेस्ट थी, अब आते हैं लार्जेस्ट सेल। तो लार्जेस्ट सेल है, लार्जेस्ट सिंगल सेल, वो ऑस्ट्रिच एग है। ठीक है, ऑस्ट्रिच एग। तो इसका जो इट इज सिंगल आइसोलेटेड सेल, आइसोलेटेड का मतलब बॉडी से बाहर निकली हुई। ठीक है, सिंगल आइसोलेटेड सेल। इसका जो साइज होता है वो है 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर इसका साइज होता है। अब हम आते हैं लॉन्गेस्ट सेल पे। तो जो लॉन्गेस्ट सेल है इट इज नर्व सेल। जो नर्व सेल्स होती है ना, हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, वो लॉन्गेस्ट सेल होते हैं। इनका जो साइज है वो 70 से 100 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद आप बात करें हमारी ह्यूमन आरबीसीज की, तो ह्यूमन आरबीसीज का जो साइज होता है वो 7 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, बैक्टीरिया के साइज की बात करें तो बैक्टीरिया का साइज 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है। उसके बाद आते हैं शेप ऑफ सेल। देखो एक और चीज कि जो सेल का साइज होता है ना, ठीक है, उस वो डिपेंड कर फैक्टर, मतलब फैक्टर बता देती हूँ मैं एक। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो मतलब एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस हो गया, बाकी सारा क्या है? साइटोप्लाज्म। अब देखो जितनी स्मॉल सेल है, एक छोटी सेल है, ठीक है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस हो गया, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस का साइज तो सब सेल के अंदर ऑलमोस्ट उतना ही होता है। उसके बाद एक बड़ी सेल है, एक बड़ी सेल है ये, इसके अंदर न्यूक्लियस का साइज उतना ही है और साइटोप्लाज्म ज्यादा हो गया। देखो जैसे जैसे सेल बड़ी होगी उसके अंदर साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा, तो जिसकी वजह से जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो है, मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशो है वो भी इंक्रीज होगा। तो एक न्यूक्लियस को कम साइटोप्लाज्म पे कंट्रोल करने को मिला, यहाँ पे एक न्यूक्लियस को ज्यादा साइटोप्लाज्म पे कंट्रोल करने को मिला। तो इसका मतलब है कि इसका फंक्शन ज्यादा एफिशिएंट होगा, इसका फंक्शन कम एफिशिएंट होगा। मतलब स्मॉलर द सेल मोर एफिशिएंट इन इट्स फंक्शंस।
समझ में आया? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं शेप्स ऑफ सेल। सेल की डिफरेंट डिफरेंट शेप्स। तो शेप के अंदर डिफरेंट डिफरेंट शेप हो सकती हैं, जैसे किसी सेल की डिस्क शेप हो सकती है, ठीक है। कुछ सेल्स है वो पॉलीगोनल इन शेप हो सकती है, पॉलीगोनल इन शेप। कुछ सेल्स है कॉलमनर इन शेप होती है, कुछ सेल्स की थ्रेड लाइक शेप होती है, कुछ सेल्स हैं वो इरेगुलर होती है। तो सबसे पहले हमारी देखो ये है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की जो शेप होती है वो कैसी है? इरेगुलर, ठीक है। उसके बाद ये शेप देखो, ये शेप है स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप हमारी जो स्मूथ मसल्स होती है ना, स्मूथ मसल्स, ठीक है, हमारी स्मूथ मसल्स की जो शेप होती है वो स्पिंडल शेप होती है। बात करें डिस्कोइड शेप या डिस्क लाइक शेप, तो ये हमारी आरबीसी हो गई। कैसी शेप है? डिस्कोइड शेप। उसके बाद ये ऐसी शेप देखो, ये हो गई कॉलमनर सेल्स, ठीक है, कॉलम लाइक शेप है, तो ये हमारी कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स हो गई, लंबी और नैरो, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। उसके बाद न्यूरॉन की बात करें, ये देखो न्यूरॉन हमारा, तो न्यूरॉन कैसा होता है? ब्रांच्ड होता है और लंबा होता है, ठीक है, इट इज ब्रांच्ड एंड लॉन्ग, ठीक है। ट्रैकिड्स की बात करें तो ये इलोंगेटेड होती है, ट्रैकिड्स इलोंगेटेड होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हो गई सेल की, तो डिफरेंट डिफरेंट साइज हम पढ़ लिए, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हम पढ़ लिए। अब हम आते हैं, अगले टॉपिक हमारा होगा टाइप्स ऑफ सेल्स। टाइप्स ऑफ सेल्स, तो जो सेल है वो दो टाइप की होती है। नंबर फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल्स, नंबर टू यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, दे फॉल इन किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा, ठीक है, किंगडम मोनेरा के अंदर ये फॉल करती है। उसके बाद एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके, इसके एग्जाम्पल होंगे मेनली जो बैक्टीरिया होते हैं, हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई। ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। और इसके अंदर माइकोप्लाज्मा भी आते हैं, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोट्स है उनका साइज होता है 1 से 10 माइक्रोमीटर तक। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनका साइज होता है 1 से 10 माइक्रोमीटर एंड दे डिवाइड वेरी रैपिडली। आपको पता है 20 मिनट के अंदर इनका एक लाइफ साइकिल, मतलब कि एक रिप्रोडक्टिव साइकिल कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है वो एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट हेयर। उसके बाद मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, और जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं, सिर्फ इसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। इसके जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S होते हैं। यहाँ पे जो S है इट इज स्वैडबर्ग्स कोफिशिएंट। स्वैडबर्ग जिस डिस्कवरर का नाम है, जिसने इसको डिस्कवर किया था, तो इसको जब उसने, जैसे मान लो हम किसी चीज को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, जब इसकी सेल को सेंट्रीफ्यूज किया गया तो यहाँ पे जो ये यूनिट थी, इसका जो कोफिशिएंट था वो 70 पे आके स्टॉप हुआ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये 70S को भी डिफरेंट सब यूनिट्स के अंदर बांटा गया, तो इसकी 2 सब यूनिट बनी, मतलब कि एक राइबोसोम की 2 सब यूनिट्स होती है, एक लार्जर सब यूनिट होती है और एक स्मॉलर सब यूनिट होती है, ठीक है। तो इसकी जो लार्जर सब यूनिट है वो कंटेन करती है 50S और जो स्मॉलर सब यूनिट होती है वो होती है 30S, मतलब कि 50S प्लस 30S, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, 70S को जब डिवाइड, मतलब कि बांटा गया, सेंट्रीफ्यूज किया गया, तो ये जो लार्जर सब यूनिट थी वो आके स्टॉप हुई 50 पे और जो स्मॉलर सब यूनिट थी वो आके स्टॉप हुई 30S पे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम, इसका जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस है वो उसका कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट।
तो ऐसा जो न्यूक्लियस होता है उसको हम कहते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड या फिर जीनोपोर भी कहा जाता है। ठीक है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट एंड दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोइड या जीनोपोर। आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी जो सेल एनवेलप होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। इट कंटेन्स कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप। ठीक है, तो सबसे पहले एनवेलप ठीक है, तो सबसे पहले इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जैसे ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स, तो जो ग्लाइकोकैलिक्स है अगर ये लूज शीद की फॉर्म में प्रेजेंट है, अगर ये लूज शीद है, ठीक है, तो इसको कहा जाता है स्लाइम लेयर। ध्यान देना, ये अगर ये लूज सीध की फॉर्म में प्रेजेंट है, लूज है, तो इसको कहा जाता है स्लाइम लेयर। और अगर ये टफ है, ठीक है, तो टफ है तो इसको कहा जाता है कैप्सूल। याद रख लेना है ग्लाइकोकैलिक्स। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर हो गई ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, ये हो गई ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद देखो ये जो लेयर होती है ना कैप्सूल और स्लाइम लेयर, ये इसको ड्राइंग और डेसिकेशन से प्रोटेक्ट करती है, ड्राई होने से डेसिकेशन से प्रोटेक्ट करती है। ये ऊपर वाली हो गई ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, इसके ग्लाइकोकैलिक्स के जस्ट अंदर वाली लेयर को कहा जाता है सेल वॉल। ठीक है, क्योंकि इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कोई बाउंड्री नहीं होती, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो इस तरीके से प्रेजेंट होता है। एक चीज और, क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, फिर भी इनका जो न्यूक्लियस है, इनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो स्कैटर्ड नहीं रहता। मतलब कि ऐसा नहीं होता ना कि पूरी सेल के अंदर फैला हुआ है। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ पे पूरी सेल के अंदर फैला हुआ है। वो इसलिए क्योंकि जो न्यूक्लियर मटेरियल है, मतलब कि जो डीएनए है वो स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ अटैच रहता है, प्रोटीन्स के साथ अटैच रहता है, क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है और जो प्रोटीन्स है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ये टाइटली बाउंड होता है उनके साथ, इसलिए स्कैटर्ड नहीं होता। तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल बनी होती है। सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। इसकी भी दो फॉर्म होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। सेल वॉल के अंदर एक अनदर लेयर प्रेजेंट होती है, इस लेयर को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म। ये